नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात सरहद पार हो रहे चुनावों की। दरअसल आज पाकिस्तान में चुनाव थे। पाकिस्तान की आवाम को अपने लिए एक नए प्रधानमंत्री को चुनना था। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इलेक्शन हुए हैं या इलेक्शन से पहले ही जनरल मुनीर ने किसी को सिलेक्शन कर लिया है। उस पर बिल्कुल गहराई से आज बातचीत होगी और भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा अगर नवाज शरीफ या कोई दूसरा सत्ता में आता है, इस पर भी फोकस करेंगे हम। और साथ ही साथ एक और अलग पहलू जिसे समझने की हम कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाक अवाम जो है वो अब सेना के राज में ही जीना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कभी सेना जो है उनकी चुनी हुई सरकार के अंदर काम करे, या इस बार कुछ अलग हो सकता है। बिना इमरान खान के चुनाव हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या कुछ दोनों देशों के रिश्तों में प्रभाव पड़ सकता है अगर नवाज शरीफ, सहवाज या कोई दूसरा चुनकर आता है। लेकिन साथ ही साथ मालदीव को लेकर भी बात होगी। भारत और मालदीव के रिश्तों में क्या कुछ चल रहा है, मुझे यकीन है आपको पता है। लेकिन इसी बीच IMF की तरफ से मालदीव को कह दिया गया है कि लगाम लगाइए चीन से ले रहे कर्जे पर, नहीं तो हाल आपका श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। इसे भी आज डिकोड किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका सहित पूरे नाटो देशों के 90,000 जवान युद्धाभ्यास के लिए तैयार हो चुके हैं, भाई ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अदन की खाड़ी में अभ्यास करेंगे। तो संकेत क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आगे क्या कुछ हो सकता है, भारत क्या भूमिका अदा कर सकता है, कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशा जाएगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाक सेना की निगरानी में पाकिस्तान में चुनाव। मोबाइल सेवा बंद रहने से परेशान होती रही अवाम। नवाज शरीफ बन सकते हैं पाकिस्तान के PM। खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में धमाके, 8 की मौत। पाक सेना की निगरानी में पाकिस्तान में चुनाव। मोबाइल सेवा बंद रहने से परेशान होती रही अवाम। नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के PM बन सकते हैं। पाकिस्तान के PM। खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में धमाके से 8 की मौत की खबर। पाक सेना की निगरानी में पाकिस्तान में मतदान हो गया है। मोबाइल सेवा बंद रही और लोग परेशान भी होते रहे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए कुछ सवाल कुछ अहम पॉइंट जो मैं कवर कर लूं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। 7 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती पाक सेना ने की थी। मोबाइल सेवा को बंद रखा गया जब तक कि वोट पड़ते रहे। पाक सेना ने तमाम बॉर्डर सील किए। कल आएंगे पाक चुनावों के नतीजे। सेना पर धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। इमरान खान ने जेल से ही वोट डाला, बुशरा बीबी को वो मौका भी नहीं मिला। वर्दी के पहरे में पाक चुनाव। PTI के कई सदस्य निर्दलीय उतरे। नवाज शरीफ के PMLN मजबूत है इस वक्त। क्या नवाज शरीफ फिर बनेंगे पाक PM? ये एक्सपर्ट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेना की छाया से क्या पाकिस्तान निकल पाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम आगे एक्सपर्ट से समझेंगे। पाक सरकार को चलाती है पाक सेना। बाकी देशों में सेनाएं सरकार को चलाती हैं, लेकिन दुनिया का इकलौता मुल्क ऐसा है जहां सेना देश को चलाती है। सरकार के फैसलों में सैन्य हस्तक्षेप साफ तौर पे होता है। 3 दशकों तक पाकिस्तान में सेना ने ही राज किया है। किसी भी PM ने आज तक अपना कार्यकाल पाकिस्तान में पूरा नहीं किया।
हिंदुस्तान में 2-3 कार्यकाल हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ आजाद हुआ मुल्क पाकिस्तान जो कि पड़ोस में है, इतिहास गवाह है कि किसी भी पीएम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 4 जनरल्स थे जिन्होंने 9 से 10 साल तक पाकिस्तान पर राज किया। यह बड़ा अहम पॉइंट है। 4 जनरल्स यानी कि सीधे 40 साल जो है पाक आर्मी के जनरल्स ने राज किया, और वो 5 साल नहीं बल्कि 10-10 साल किया है। लेकिन सेना के इस प्रभाव को क्या पाकिस्तान की आवाम चुनौती देगी, दे पाएगी? क्या कभी वो सोचते हैं कि हम सेना से आगे एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर सोचें समझें? क्या कभी वो सोचते हैं कि उनकी जो सेना है वो सरकार के आदेश के ऊपर कार्रवाई करे? पूरा दिन बोर्ड पढ़ते रहे, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। पहले जल्दी से आप वो देख लीजिए। ध्यान से पर्ची को फोल्ड किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के थप्पे लगाए, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ के बैलेट पेपर में डाला। और वहाँ जितने लोग थे, लेट मी टेल यू, वहाँ जितने लोग थे, औरतें थीं, मेरा जो स्टेशन था वहाँ पे मतलब 85 to 90% ख्वातीन जो थीं वो पीटीआई को वोट थी, और उसमें मतलब यंग सपोर्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वोट डन टू द खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद ताहा, PS 100 का उम्मीदवार, इमरान खान का नामजद उम्मीदवार। यहाँ पर अपना क्या हो तुम यहाँ पर? ऑफिसर। किसको रिपोर्ट किया तुमने कि यहाँ पे स्टाफ नहीं आया? अभी आरओ को सुबह भी किया था। कौन है तुम्हारा आरओ? 5 बजे हम लोग यहाँ पे आए हैं। इनसे हमने नाम पूछा, सुबह से आइडेंटिफाई नहीं कराया। क्या नाम? अब पहली बार बताया इन्होंने। अपना कार्ड दिखाइए जो सरकारी कार्ड है। अच्छा चलिए छोड़, एक बार भी नहीं बताया कोई। ये जवाब इनका नाम पता है किसी को? और आपको दिखाया भाई? और किन लोगों को? सब लोगों को दिखा चुका हूँ बड़े साहब। और यहाँ पर चुनाव में ऐसी भीड़ भी देखने को मिलती है, थोड़ा आप भी देख लीजिए। ये कहीं नहीं हो सकता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। इस तस्वीर को भी देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि लोग कितने लालायित थे वोट डालने के लिए। नवाज शरीफ ने भी वोट डाला, अपनी बेटी मरीम नवाज के साथ वो पहुंचे वोट डालने के लिए। तमाम समर्थक वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है, इसको सुनना होगा। एमबीएस के साथ जरा से प्ले करिएगा। But now today, I think it's absolutely fair. Mr. Sharif, have you made a deal with the military? Have you made a deal with the military? Have you made a deal with the military? There's no need for a deal. देखिए, एक पत्रकार पूछती I है, have never any problems with the military. पत्रकार पूछता है कि क्या मिलिट्री के साथ आपकी डील हो चुकी है? तो नवाज शरीफ को सांप सूंघ जाता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि अब क्या जवाब दें। सर लाइव कर रही है, लाइव नहीं है भाई, वीडियो बना रहे हैं, बनाएंगे, हमारा काम है भाई। चलिए, कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं जहां पे कई लोग थे जो इस बात से निराश थे कि पीटीआई चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन कुछ ने जश्न भी मनाया, भीड़ भी मैंने आपको दिखाई। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी लगा कि चुनाव सिर्फ दिखावा पाकिस्तान में हो रहा था, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। इसको ही समझना होगा, और ये समझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में हैं। मेजर जनरल AK सिवाच सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद आपको भी। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल AK सिवाच सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ और बड़े अहम पॉइंट के साथ। एक पत्रकार नवाज शरीफ से पूछती है मुंह के ऊपर ही कि क्या सेना के साथ आपकी डील हो चुकी है? उन्हें सांप सूंघ जाता है, सक पका जाते हैं कि मैं जवाब क्या दूं। उसी का जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा कि क्या वाकई में पर्दे के पीछे डील हो चुकी है और सिलेक्शन तो हो चुका है पहले ही, आज इलेक्शन था बस। सब
हाँ बिल्कुल राजेश, देखो पाकिस्तान में 1970 के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं फेयर एंड फ्री कभी नहीं हुए और लेवल प्लेइंग फील्ड तो होती ही नहीं है। अगर आप 2018 के इलेक्शन देखें तो उस समय पाकिस्तान की आर्मी का झुकाव जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ था और उसी टाइम PMLN जो नवाज शरीफ की पार्टी थी उसके ऊपर स्टेप बदली ट्रीटमेंट दी जा रही थी, तो उन्होंने भी ये उंगली उठाई थी। सच्चाई यह है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के उभरे थे 2018 में, सबको पता था वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में ये सब कहते हैं कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और पाकिस्तान में वही होता है जो मंजूर आर्मी होता है। तो पिछली बार उन्होंने अपना हाथ इमरान खान पे रखा था, इस बार उन्होंने नवाज शरीफ पे रखा है। तो ऐसा लगता है जिस प्रकार से इलेक्शन हुए हैं PMLN के जीतने के चांसेज हैं और नवाज शरीफ अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये एक प्रकार से कार्रवाई हुई है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बार पाकिस्तान की जो इलेक्शन के अंदर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म भी हुआ है। पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग उसमें हाफिज सईद का लड़का जो तल्ला सईद है और उसका सन इन उन्होंने भी इलेक्शन लड़े। पिछली बार भी उन्होंने लड़े था अल्लाह अकबर तारीख से, मगर इस बार भी लड़ा है। सच्चाई यह है कि इलेक्शन का रिजल्ट रिजल्ट आने से पहले ही सबको पता है कि इस बार इमरान खान का पत्ता गोल है। उसके जो भी मेंबर ने इलेक्शन लड़ा वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, उनका जो बैट का सिंबल था वो भी उनसे छीन लिया गया और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। यूं तो सुनने में यह आया है कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे, मगर क्योंकि आर्मी चाहती है कि नवाज शरीफ बने तो इसका रिजल्ट बिना रिजल्ट आए ही सबको पता है कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाज शरीफ ही होंगे। चलिए AK सिवाज सर मैं फिर आऊंगा आपके पास। देवनाथ सर आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा क्या ये सिर्फ एक दिखावा था पाकिस्तान की जनता के लिए कि हां आप ये मान के चलिए कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप एक लोकतांत्रिक देश हैं? क्या एक गेम इस प्रकार से रचा गया पिछले 6-7 महीनों से कि पाकिस्तान की आवाम उसमें उलझती चली गई और जो कुछ हो रहा था वो रावलपिंडी डिसाइड कर रही थी? कैसे देखें जो आज पाकिस्तान में हुआ? राजेश, दो चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो पाकिस्तान IMF से $4 बिलियन का लोन लेने की कोशिश कर रहा है जी। दूसरी बात है कि FATF की गिद्द नजर पाकिस्तान के ऊपर है, जिन्होंने दोनों ने IMF और FATF दोनों की रिक्वायरमेंट यह है कि पाकिस्तान में एक हेल्दी डेमोक्रेसी हो, केयर टेकर सरकार जो है वो रास्ते से हट जाए। तो इसीलिए इन्होंने अब नाटक कर रहे हैं कि जैसे वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने चालाकी से क्या किया है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी बुला लिया है। ओके। तो यूरोपियन कंट्री से 4 ऑब्जर्वर, ऑस्ट्रेलिया से और जापान से एक ऑब्जर्वर आए हुए हैं। इन ऑब्जर्वर्स को पाकिस्तान की सेना ने कन्विंस करा देना है कि इलेक्शन जो हुए हैं फेयर एंड फ्री हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ISI है उनको मालूम है क्या करना है। उन्होंने क्या किया है, बैकडोर से उन्होंने हर सीट पर, उनकी जो नेशनल असेंबली है, हर सीट पर उन्होंने 8-8, 10-10, 11-11 इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए हैं। तो ये गौरतलब बात है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसको तो इन्होंने बैन लगा दिया है, PTI पे बैन लगा दिया है जी। बैट और बल्ला जो उनका निशान था उसको बैन कर दिया है। तो अब PTI के जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता बचे हैं जिनमें अभी तक थोड़ी बहुत लॉयल्टी बाकी है इमरान खान के प्रति, वो इंडिपेंडेंट के हिसाब से खड़े हो रहे हैं। ISI ने क्या किया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इनको इलेक्शन के पहले भी, यानी 15 दिन, आज से 15 दिन पहले, 7 दिन पहले भी तोड़ने की कोशिश की। ओके। और अब जैसे ही इसके इलेक्शन के रिजल्ट निकलेंगे, इन सब इंडिपेंडेंट कैडेट्स को, चाहे वो PTI के भी इंडिपेंडेंट कैडेट हो, उनको भी पकड़ के ISI ने अपने ग्रुप में शामिल करना। ठीक है। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको मालूम है कि किस तरह से ये इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ, PTI जो है वो भविष्य के लिए हमेशा गायब हो जाए। एक और चीज जो उन्होंने ये की हुई है अभी, कि जितने वहां पर टेररिस्ट थे जी, टेररिस्ट ग्रुप्स थे, टेररिस्ट ग्रुप हैं, उन सबको भी खड़ा कर दिया है। ये सारे जो हैं वो तोड़ुआ वाला काम करेंगे। एक तो क्या है कि इन सबको इंडिपेंडेंट जो टेररिस्ट ग्रुप वाले भी जो इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए ISI ने, इनको सिमिलर एक जैसा दिखने वाले इंडिपेंडेंट चिन्ह दे दिए हैं।
किसी को लौकी दे दी, किसी को बैंगन दे दिया, ताकि सब कंफ्यूज रहे। थे वो भी गलती से, जो अब आम आदमी है, लेडीज है, बूढ़े हैं, उनको उन्होंने लगाना था इमरान खान वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर, वो लौकी एंड बैंगन के चक्कर में उन्होंने दे देना ये पूरा खेल लिया सर। अच्छा चलिए मैं आता हूं सर आपके पास। जी सर मैं आता हूं संजीव जी के पास। जी आता हूं सर। संजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजीव जी एक बड़ा अहम पॉइंट था, अब मुझे लगता है इस पे बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 70-75 सालों का पाकिस्तान का इतिहास देखें तो 3 से 4 दशक, लगभग 4 दशक ऐसे रहे जहां पर आर्मी ने ही राज किया है। क्या पाकिस्तान की आवाम ये सोच पाती है अब कि हम आर्मी से या आर्मी राज से आगे एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर सोचें, कभी एक सोचें कि सरकार ऐसी हो जो सेना को चलाए, या अब पब्लिक भी वहां की मान चुकी है कि नहीं, जो कुछ करना है वो सेना ने करना है, जो उसने कर देना वो हमें मंजूर है? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान की आवाम के विरुद्ध वहाँ के जो वास्तविक शासक हैं, वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई है, उन्होंने बहुत ही बड़ी एक साजिश शुरू से ही रची। और सबसे पहला तो उन्होंने पाकिस्तान की जो जमहूरियत की जो जड़ें हैं, जो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, उसको उन्होंने कमजोर करके रखा। कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं होने दिया। और उनकी लगातार जो भी ऐसे जमहूरियत के नेता अगर कभी उन्होंने अपनी एक बड़ी शख्सियत असर्ट करने की कोशिश की तो या तो उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, या उन्हें देश छोड़ करके जाना पड़ा, या तो उन्हें जेलों में जाना पड़ा। और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही शुरू से ही वो शासन करती रही है। जैसा कि आपने बताया कि 77 सालों का जो उनका इतिहास है उसमें लगभग आधे समय वहाँ के शासकों ने, आर्मी और आईएसआई ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, और अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से वही शासन कर रहे हैं। चाहे वो मिलिट्री का तो डोमेन उनका अपना है ही, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ के आर्थिक तंत्र पर भी उनका कब्जा है। अनेक फाउंडेशन के माध्यम से वो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को भी रन करते हैं। छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस इंडस्ट्रीज तक को भी वो चलाते हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल जो उनका पूरा तंत्र है, उस पर उनका पूरा कंट्रोल पर्दे के पीछे से लगातार रहता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसे कि हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने कहा कि ये एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फिर से होने जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरी जो बात मैं आर्मी के और आईएसआई के बारे में कहूंगा कि उन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के विरुद्ध जो साजिश रची, उसमें उन्होंने ये भी किया है कि पाकिस्तान की आवाम के समक्ष उन्होंने अपने आप को इस तरीके से पेश किया है कि यदि कोई संस्था पाकिस्तान को बचा सकती है तो वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही है। अभी भी आप वहाँ के आम आदमी से पूछें तो वो यही कहेगा कि अरे हम तो समाप्त हो गए होते, कब के खत्म हो गए होते, आर्मी ने ही बचा लिया हमें। और ये जो आर्मी की जो साजिश है आर्मी और आईएसआई की, कि इंस्टीट्यूशंस को वल्नरेबल रखो और अपने आप को सेवियर के रूप में पेश करो, और चाहे वो वहाँ पर कोई भी स्थितियां पैदा हो, वहाँ पे आर्मी और आईएसआई टेक ओवर कर देते हैं। तो ये जो साजिश है उन्होंने बहुत गहरे तरीके से रची है, और उसकी साजिश का शिकार पाकिस्तान की पूरी आवाम है, पूरा राष्ट्र है। बांग्लादेश जैसा राष्ट्र पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है, लेकिन बांग्लादेश वहीं पर है। मैं फिर आऊंगा संजीव जी, आपके पास आऊंगा। मैं AK श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, 2 चीजें मैं समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने तलहक की बात की कि वो चुनाव लड़ रहा है और उम्मीद भी है कि वो जीत भी जाएगा, मेरा बड़ा अहम पॉइंट है सर कि पाकिस्तानी सेना के अंदर मुजाहिदीनों की, या कहें जो आतंकी हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उस सोच की तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी आतंकी पहुंच रहे हैं तो ये भारत के लिए भी और तमाम दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की बात होगी। देखो राजेश, ये समझना पड़ेगा कि हर देश के पास आर्मी है, मगर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से फ्लो करती है जी। अगर आप देखें पाकिस्तान का जो साइज है वो भारत से 1/7 है, और उसकी पॉपुलेशन भारत से 1/8 है, और उसकी इकोनॉमी भारत से 1/183 है। इसका मतलब एक छोटा देश
और जो इकोनॉमिकली कमजोर है मगर उसकी आर्मी भारत से 80% है जी। एक छोटा देश, एक पुअर देश इतनी बड़ी आर्मी क्या कर रहा है? इसका मतलब उसने अपना वजूद रखने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट कर रखी कि भारत से हमला हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो अवाम है उसको ये लगाया है पाकिस्तान के कि हमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी आर्मी की है क्योंकि खतरा पाकिस्तान को भारत से है जी। तो ये एक वजूद जो बनाया पाकिस्तान की आर्मी ने वो अब इतनी जल्दी टूट नहीं सकता। और ये सच्चाई है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, असली पावर जो है वो फ्लो करती है पाकिस्तान की आर्मी से ही, वो रावलपिंडी से। अब जो सच्चाई है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी में आप जो बताए ज्यादतियां हैं, मुझे ये भी कहना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अभी भी प्रोफेशनल है। ये हमें मान के चलना चाहिए। उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो है वो भारत के साथ काफी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन जब मैं माफी चाह रहा हूं सर, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, लेकिन जब बैट जैसे एक्शन देखता हूं मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल आर्मी तो ऐसा नहीं करती है सर। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में लोग पकड़े गए हैं जो उनके पूर्व सैनिक हैं वो आतंकी बनकर आ रहे हैं, तो मेरा सवाल उस लिहाज से था सर। हाँ नहीं, वो समझ गया मैं राजेश, पर ये समझना पड़ेगा हमें अपने आप का गार्ड डाउन नहीं करना है कि ये सोच के कि पाकिस्तान की आर्मी काफी कमजोर हो चुकी क्योंकि वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है। जैसे बता रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है कि आज 123 बिलियन डॉलर का कर्जा है। 4 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए उनको इंटरेस्ट देने के लिए। उनका फॉरेन रिजर्व घट के 4.1% रहेगा बिलियन डॉलर, जो 15 दिन का इंपोर्ट था। रुपी उनका 70% गिर गया एक साल में, 300 रुपया है $1 के मुकाबले। इन्फ्लेशन रेट जो आज मेरे को पता चला पाकिस्तान में 46% है। तो ऐसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन बहुत खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ता है। जहां बात आपको राजेश करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद को रोकने में कामयाब नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। जो आतंकवाद उसने भारत के लिए क्रिएट किया था आज वो उसको काट रहा है। जैसे हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, जब सेक्रेटरी स्टेट उसने कहा था अगर आप सांप पालेंगे अपने कोर्टयार्ड में कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये सच्चाई पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है और आज वो आतंकवाद का खुद शिकार बन गया है। ये और बात मान के चलनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जब तक अपने आप को आतंकवाद से दूर नहीं करेगा पाकिस्तान का कोई भी बचा नहीं सकता। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान की आर्मी की होगी और आसिम मुनीर जो है वो डिसाइड करेंगे भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होंगे, अफगानिस्तान के ये मैं समझना चाहूंगा सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक जो है जी, मुझे एक माफी चाहूंगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला पॉइंट है कि वो एक इनके ऊपर स्पोर्ट है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो कभी भी इनको ग्रे लिस्ट पे डाल सकती है, डर रहेगा। और तीसरा पाकिस्तान के ऊपर है अमेरिका का असर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की ऐसी हालात हो इसके न्यूक्लियर हथियार कहीं गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए। ये एक क्वेश्चन मार्क अमेरिका में हरदम रहता है। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो बात पाकिस्तान की ही करेंगे, क्योंकि अश्विनी श्रीवास्तव ने एक बड़ा अहम पॉइंट कहा है कि सत्ता में कोई भी आए चलेगी मुनीर की, लेकिन नवाज शरीफ का थोड़ा सा इतिहास अलग कहता है। क्या ये इतिहास दोहराया जाएगा, और क्या अगर ये इतिहास दोहराया जाता है तो नवाज शरीफ भी 2-2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे? इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा जारी है। दरअसल पाकिस्तान में आज वोट पड़े हैं और इस बात पे नजर है कि कौन पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का अभी तक यही कहना है कि नवाज शरीफ का फिलहाल प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि जिस प्रकार से वो लंदन रिटर्न हुए हैं तो सेना का हाथ उनके ऊपर है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं नवाज शरीफ को लेकर ही कुछ सवाल मेरे जहन में जिनको समझना चाहूंगा। 1998-99 का वो दौर जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नवाज शरीफ वहां पे प्रधानमंत्री थे। बातचीत चली, कहा जाता है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के बेहद करीब दोनों नेता पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर मुशर्रफ का दौर आता है, नवाज शरीफ गायब हो जाते हैं। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर नवाज शरीफ भारत आते हैं शपथ ग्रहण में, फिर प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान जाते हैं। तो एक नवाज शरीफ से रहता है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों को रखा जाए, लेकिन क्या जिस प्रकार से जो जनरल मुनीर की राह है, जिस प्रकार से चाहे पुलवामा अटैक से लेकर अभी तक जो भारत के खिलाफ उनके एक्शन हैं, क्या वो वाकई में नवाज शरीफ को भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए आगे बढ़ने देंगे, या फिर वही होगा जो इतिहास में होता आया है? भारत की बात करोगे तो 2.5 साल बाद चेंज भी हो जाओगे। राजेश, 1971 में जब लड़ाई खत्म हुई तो हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं जी पॉलिटिकल लेवल पर हमेशा रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि अब तक पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रेसिडेंट तो आर्मी वाले ही बना देते हैं जी, अभी तक ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ को और आईएसआई को अपने काबू में रख सके। बहुत कुछ दारोमदार इस बार है कि नवाज शरीफ वो गलती नहीं करेंगे पास्ट में जो उन्होंने की। इस बार वो बहुत फूक के कदम रख रहे हैं। आसिम मुनीर को उन्होंने खुश रखना है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। आसिम मुनीर में वो बहुत से भड़बड़ा रहे हैं बीच में अगर कुछ बयान दें, लेकिन शायद उनको इतना पावरफुल ना बनने दें इस बार कि वो अपनी चिट्स वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर से दिल्ली से चिट्स जाती हैं उनके पीएमओ के ऑफिस में, वो चिट सिस्टम हो जाएगा। एक चीज बहुत ज्यादा है निर्भर की नवाज शरीफ कितनी मजबूती से पावर पे आते। देखिए कोई 336 है उनकी नेशनल असेंबली में, तो समझिए 169 सीट से ज्यादा उनको मिलनी चाहिए। ओके क्या है कि वो अगर समझिए पीएमएल-एन के अपने खुद के 169 170 आ जाए तो उनको मिलेगी मजबूती, और अगर उनको और भी ज्यादा मिल जाती हैं, समझिए पीएमएल-एन के या उनके जो लॉयलिस्ट पार्टी हैं, जो उनके करीबी हैं, जो कभी तोड़कर आर्मी को तोड़ नहीं सकती जी, मैं बिलावल भुट्टो देता हूँ जो कि होता है तो अगर उनको 366 अगर उनको 210 पक्का अपने हाथ में मिल जाए, जो कि उन्हें पता है कि आर्मी कभी भी नहीं तोड़ पाएगी, चाहे कुछ भी कर ले, इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, हो जाएंगे तो के मारे आर्मी को भगा देगी। तो फिर आस्ते आस्ते नवाज शरीफ ने इस बार आर्मी को थोड़ा सा कंट्रोल में ले लेना है, लेकिन तो पाकिस्तान और हमारे पॉलिटिकल एक है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक टॉलरेंस। इसका मतलब है कि हमने भी समझ लिया है कि एलओसी जो है वो मोरलेस युद्ध करके चेंज नहीं की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमेशा जोर देती है अपना वजूद दिखाने के लिए कि एलओसी कुछ भी नहीं है, हम तो हिंदुस्तान वाले कश्मीर को जबरदस्ती हासिल करके दिखाएंगे, और डर दिखाती रहती है कि अगर आर्मी तो हिंदुस्तान पीएको को जबरदस्ती हासिल कर लेगा। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। मैं आता हूं, मैं चाहूंगा कि आपकी थोड़ी सी आवाज चेक करें, क्योंकि थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। संजीव जी, जो चीज समझना यहां पे जरूरी है, मुझे जनरल बाजवा का वो आखिरी दिन याद है जब वो मुनीर को सेना की कमान सौंप रहे थे, तब उन्होंने एक चीज कही थी कि कई दशकों से सेना राजनीति में शामिल रही है, लेकिन अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सेना ऐसा ना करे। लेकिन ये उम्मीद लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में उम्मीद ही रह जाएगी, क्योंकि मुनीर ने लगता है कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। देखिए राजेश जी, पाकिस्तान की जो वास्तविक शासक हैं, जो वहाँ के जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वो अपनी सत्ता पर नियंत्रण को कभी भी नहीं खोना चाहेंगे, और यदि किसी ने उनकी नियंत्रण को, उनके कंट्रोल को यदि चैलेंज करने की कोशिश की, तो जाहिर है कि उनको ऐसे नेताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि उन्हें फांसी के फंदे पर भी लटकाने का कार्य वहाँ की आर्मी और आईएसआई ने किया है। तो ये, और इमरान खान का वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का उनके साथ बर्ताव हो रहा है। 150 के लगभग केसेस हो चुके हैं, और कड़ी से कड़ी सजाएं उन्हें सुनाई जा रही हैं,
और उनका जो आने वाला भविष्य है अंधकार में दिखाई देता है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ऐसे पॉपुलर शख्स को, ऐसे पॉपुलर लीडर्स को और उनकी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं जो कि उनकी सत्ता के लिए चैलेंज बन सके। तो ये जो पाकिस्तान में जरूर ये कभी कभी बयान वगैरह और से दिए जाते हैं कि आशा की जानी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो कड़वी सच्चाई ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, बिटर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का ही जो पूरा वहाँ नियंत्रण है। यहाँ तक कि जो जुडिशरी के अगर कुछ एक जजेस के कुछ जुडिशियल वर्डिक्ट्स के या कुछ जजेस के को अगर पुट साइड कर दें तो जुडिशरी भी कहीं न कहीं पूरी तरह से इन्फ्लुएंस रहती है। और अभी आप देखिए तो नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस हैं उनमें तमाम उनको राहत पे राहत मिलती जा रही है और उनके प्रधानमंत्री पद पर जो बैठने का उनका जो सिलेक्शन है और उसका जो पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहा है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और अब एक फॉर्मेलिटी ऐसा लगता है ये बड़ा चिंताजनक पॉइंट भी है जो आपने कवर किया, जिस प्रकार से नवाज शरीफ के तमाम केस जो है वो माफ कर दिए गए और इमरान को सजा पे सजा का ऐलान होता चला गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। उसके बाद शिवाज सर मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा मालदीव को लेकर, क्योंकि आईएमएफ ने मालदीव को चेता दिया है, लेकिन क्या मुइजू सुनेंगे? एक बड़ा सवाल। छोटा सा ब्रेक फिर। तो ऐसे ये जो देश हैं और लाओस भी है, तो जब एक बार फंस जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है वो चीन के चुंगल से निकलना। और आईएमएफ इसके बारे में क्यों कह रहा है कि आईएमएफ का इन्फ्लुएंस अमेरिका का बहुत है और उसको लग रहा है क्योंकि मालदीव का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमें समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक इंपॉर्टेंट सी लेन पे जहां 60 से 70% वर्ल्ड का ट्रेड जाता है। अगर वहां पर मालदीव चीन की एक सैटेलाइट कंट्री बन जाती है तो वो अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और रेडिकलाइजेशन भी मालदीव में बढ़ता जा रहा है, तो इसको नजर रखते हुए आईएमएफ ने ये चेतावनी दी है। अब मोहम्मद मिजू उसको कितना मानते वो तो समय बताएगा, क्योंकि मोहम्मद मिजू ने दो बड़ी गलती की। एक तो उसने इंडिया आउट वाली जो बात की है इलेक्शन से पहले, वो उसको अभी बार बार दोहरा रहे हैं। अगर वो ज्यादातर अपना पूरा का पूरा पलड़ा चीन की तरफ ले जाएंगे, एक तो आगे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा, दूसरा भारत के साथ उसके रिलेशन अगर खराब होते हैं तो वो भी उसके लिए बहुत काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिनका पार्लियामेंट के अंदर एक मेजोरिटी है वो उसके साथ नहीं खड़े हुए। टूरिज्म भारत से जाता है, भारत से व्यापार जाता है, क्योंकि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। चीन बहुत दूर है मालदीव से, और जो खाने का और तेल का जो संबंध भारत का मालदीव के साथ है, अगर वो दूसरे देश से करता है तो 17% ज्यादा लगेगा। तो ये समझना चाहिए मालदीव को। मगर होता क्या है कि ये मोहम्मद मिजू जैसे ये नहीं समझते हिस्ट्री से, जिस प्रकार से बांग्लादेश है, मलेशिया है, उन्होंने काफी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट उनको कैंसिल किया। उनको पता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम डेप्ट में पड़ जाएंगे। और मुझे लगता है भारत एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का मुजाहरा कर रहा है, कोई ज्यादा फालतू बात नहीं कर रहा, और अपने जो 80 पर्सनल हमने आने हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। और एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी राजेश की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत के लिए यह है कि जिस प्रकार से चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, आप म्यांमार से स्टार्ट हो, कुआ कप्पू आइलैंड वहां पर पोर्ट है और कोको आइलैंड, फिर वो बांग्लादेश के अंदर आपका चिटागोंग पोर्ट है, उसके बाद श्रीलंका में हमनटोटा, मालदीव में 2 आइलैंड को वो मिलिट्री पोर्ट डेवलप कर रहा है, जिबूटी, ईस्ट अफ्रीका और ग्वादार। अगर आप देखें इसको चक्कर काटने का और घेरा डालने की इंडिया की कोशिश कर रहा है, और इंडिया भी अब पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे तोड़ा जाए, किस प्रकार से हम भी जिबूटी में अपना बेस बनाएं, किस प्रकार से मालदीव के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हों, हमारे रिलेशन श्रीलंका से भी कोलंबो पोर्ट बने, और इसी प्रकार जो बांग्लादेश और म्यांमार। तो सच्चाई यह है कि बहुत सोच समझ के भारत को चलना है। मालदीव एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश है, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। ये जी सर, मैं आता हूं, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी इस बीच हो रही हैं। खबर ऐसी है कि मालदीव में स्पाई शिप जो है वो चीन का पहुंच रहा है, माले पहुंच रहा है, और भारत की पनडुब्बी करण जो है वो श्रीलंका के अंदर मौजूद है। ब्लू वाटर का ये जो गेम है सर, इसे समझना बहुत जरूरी है, और थल के साथ साथ जल के लिए भी हमें जंग की तैयारी जो है बहुत तेजी से करनी होगी। देवनाथ साहब।
हाँ राजेश, चीन की बड़ी दिली तमन्ना है कि वो अब ईस्ट चाइना सी से और साउथ चाइना सी से निकलकर हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाए जी। इसीलिए चीन की नेवी की नेवी है वो किसी भी समय 8 से 10 शिप्स को या 1-2 पनडुब्बीज को हिंद महासागर में रखती है। इसी के तहत वो बार बार अपने स्पाई शिप्स को भी हिंद महासागर में भेजते रहते हैं। अभी भी आया है, पिछले साल आया था, 2 साल पहले जब आया था तो श्रीलंका में हम्बनटोटा में रुक गया था, बांग्लादेश की तरफ भी गया था, जहां बांग्लादेश के भी सर्वे शिप ने चीन के सर्वे शिप के साथ एक साथ कोस्टल एरिया में कॉक्स बाजार के आसपास सर्वे किया था। ओके। इस बार क्या हुआ, श्रीलंका समझ गया है। जब हमने पिछले साल श्रीलंका को $4 बिलियन की मदद दी, इजी लोन दिया, तो अब श्रीलंका समझ गया है कि भारत उसका मित्र है, इसलिए श्रीलंका ने इस बार इस चाइनीज स्पाई शिप को श्रीलंका में कोई पनाह नहीं दी जी। हमें इसके बारे में 2 महीने से पता था। जब ये चीन में अपने हार्बर से निकला, हमारी जो जासूसी एजेंसीज है, खासतौर से NTRO इसको ट्रैक कर रही थी। अब क्या है, इंडोनेशिया की जो नेवी थी उसने भी इसको चैलेंज किया था। जब ये चाइनीज स्पाई शिप जब ये इंडोनेशियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ट्रेवल कर रहा था तो चाइनीज लोग अपने को स्मार्ट समझते हैं, उन्होंने इसका जो रेडियो ट्रांसपोंडर होता है उसको बंद कर दिया। ओके। लेकिन इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड ने इसको घेरा, रोका, चेक किया और फोर्स किया कि कैप्टन साहब आप अपना ट्रांसपोंडर ऑन कीजिए। ओके। अब जब ये मालदीव्स में आया, हमें कोई चिंता नहीं है राजेश जी। हमारी नेवी, हमारी कोस्ट गार्ड और हमारी जितनी स्पाई एंड सर्विलेंस एजेंसीज हैं, मैं तो ये बताऊंगा कि अब हमारी सर्विलेंस जैसे NTRO, उनको एक बड़ा अच्छा सुनहरा मौका मिल गया कि वो किस तरह से चाइनीज की जो कैपेबिलिटीज है उसको ट्रैक करें, उसको मॉनिटर करें, ताकि भविष्य में कोई टेंशन हुआ तो हमें मालूम है कि किस फ्रीक्वेंसी पे क्या करना है। ठीक है सर। जी राजेश जी। मैं संजीव जी, लेकिन मेरा एक अलग पॉइंट एक और भी है संजीव जी। चीन की मौजूदगी तो है, इसको नहीं नकारा जा सकता, लेकिन 2 चीजें जो बड़ी मैं अहम देख रहा हूं कि मुइजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला दौरा टर्की का किया। टर्की वो जो इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने में आज ईरान के बराबर खड़ा है, और फिर पाकिस्तान की तरफ से एक संदेश आया कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो एक नई चुनौती मालदीव में खड़ी होगी कट्टरवादियों के लिहाज से, अगर हम देखें तो संजीव जी। मालदीव्स में जो रेडिकलाइजेशन है वो उसकी जो वो लगातार बढ़ा है, ये हम जानते हैं। इस्लामिक स्टेट का वहाँ प्रेजेंस है, और हम ये भी हमने रिपोर्ट में देखा कि बहुत सारे जो मालदीव्स के युवा थे उनको इस्लामिक स्टेट ने रेडिकलाइज किया, ब्रेन वॉश किया, और अपने संगठन में शामिल करने के लिए वो मालदीव्स से जो है मिडिल ईस्ट की तरफ वो गए थे। ये सारी चीजें, सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और रेडिकलाइजेशन जो मालदीव्स का है वो एक गहरी चिंता का विषय है। और जो भारत का जो विरोध वर्तमान समय में जो मालदीव्स की वर्तमान सरकार के द्वारा ये जो पोस्चरिंग की जा रही है, उसमें जो वहाँ का जो बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है वो भी उसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है, और इसको ऊपर भारत को कड़ी वॉच रखनी होगी। और मालदीव्स की सरकार को विशेष रूप से जो वर्तमान समय में अनफॉर्चुनेटली सरकार का जो अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। लेकिन जो पिछली जो सरकारें रही हैं, जो इब्राहिम सोलेह की जो सरकार थी, उसके अंदर भी इस बात को लेकर के अवश्य चिंता थी कि रेडिकलाइजेशन को कैसे डील करें। और पाकिस्तान का जो सपोर्ट आया है वो जाहिर है कि वो ऐसे एलिमेंट्स को ही अपीच करने के लिए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके की जो बातें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत वर्तमान समय में आप जानते हैं कि आतंकवाद के प्रति हमारा अप्रोच बहुत ही क्लियर है, 0 टॉलरेंस का अप्रोच है। और हमारे जो टूरिस्ट मालदीव्स में हैं, जो हमारे जो लोग वहाँ पे मालदीव्स में मौजूद हैं, जो वहाँ के जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, यदि वो कहीं से खतरे में आते हैं तो जाहिर है कि भारत ऐसी जी बिल्कुल संजीव जी ये कार्रवाई करेगा। ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर कभी बैठेंगे तो ये समझने की हम बहुत कोशिश और करेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं नक्सल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, जम्मू कश्मीर में लड़ाई जारी है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जारी है, क्या साउथ में भी एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है? मुझे लगता है एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फिर बैठेंगे हम
आप सब तीनों के साथ तो जरूर इस पे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो इलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन हैरानगी की बात है कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन भी हो चुका है, और कोई हैरानगी नहीं होगी कि कल शाम को यह खबर आए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि जनरल मुनीर ने तो पहले ही उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। लेकिन कल का इंतजार करना होगा। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।